प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल के प्रोग्राम में हमने जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं पाकिस्तान के, उन जो हमारे शो में शरीक थे, उनके सामने हमने सवाल रखा कि 2020 में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। इस बात पर सबका इत्तफाक था कि गुड गवर्नेंस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि अपोजिशन शायद अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो पूरी तरह से हुकूमत को टफ टाइम दे सके। कुछ अपने मसाइल चल रहे हैं, PMLN किसी हद तक खामोश दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज खुद हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस से है और सबसे बड़ा चैलेंज गुड गवर्नेंस से है। तो इस सवाल के नतीजे में एक और सवाल पैदा होता है कि हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निपटेगी। तनकीद हो रही है कि हुकूमत पुलिस रिफॉर्म्स लेकर नहीं आई, तनकीद हो रही है कि कर्जे ज़्यादा ले लिए, तनकीद हो रही है कि गैस की कीमतें बढ़ गई, तनकीद हो रही है कि हुकूमत महंगाई करती जा रही है, तनकीद हो रही है कि मैट्रिक पास शख्स को वज़ीर लगा दिया गया। इन तमाम चीज़ों की रोशनी में फिर एक बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि गुड गवर्नेंस कैसे होगी। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हुकूमत इस मसले से निपटेगी तो बाकी बातें आगे चलेंगी। तो आज बुनियादी तौर पर यही सवाल हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखने जा रहे हैं कि गुड गवर्नेंस अगर एक बड़ा मसला है, यहाँ तक कि एक बड़ा मसला जिसको हम बहुत दिन से इग्नोर कर रहे थे, मैं इग्नोर कर रहा था, बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे थे, कि ये शायद कुछ वज़ारा का ज़ाती मसला है। हरीम शाह नामी टिकटॉक गर्ल के अगर किसी वज़ीर के साथ कोई ताल्लुकात हैं तो चले, ये इन दोनों का ज़ाती मसला है। लेकिन अब ज़ाती से बढ़कर ये बात आगे जा रही है, ये हुकूमत की साख के लिए एक चैलेंज बन गया है। हरीम शाह, उनकी जानिब से लीक होने वाली वीडियोस या ऑडियोज़, ये हुकूमत की साख के लिए, उसकी काबीना के लोगों की साख के लिए, और काबीना के लोगों की साख मुतासर होती है तो हुकूमत की साख भी मुतासर होगी, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। तो हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निपटेगी। आज फवाद चौधरी साहब ने दूसरी मरतबा हाथ उठाया कि एंकर पर्सन पर मुबशर लुकमान साहब को इस मौजू पर उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने उनको पिटाई कर दी, और फिर वो उसका दिफा भी कर रहे हैं ट्विटर पर अपने अकाउंट से। तो ये तमाम मसाइल हुकूमत कैसे हल करेगी। मेरे साथ शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। शैला साहिबा आपको खुशामदीद। सेनेटर गौस मोहम्मद ख़ान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। एहतशामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं आप तीनों को खुशामदीद कहता हूँ। कुछ ही लम्हों में शौकत यूसुफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। लेकिन मैं सबसे पहले एहतशामुल हक साहब आपके सामने सवाल रख देता हूँ। ये पहले तो आप क्या इत्तफाक करेंगे जो कल के प्रोग्राम में हम जिस नतीजे पर पहुंचे थे कि सबसे बड़ा मसला शायद हुकूमत के लिए गुड गवर्नेंस है, क्योंकि ये होगा तो उसके बाद फिर पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, फिर इंडस्ट्री लगेगी, फिर बेरोज़गार पैदा होगा, ये होगा तो महंगाई का खात्मा होगा, मईशत तरक्की करेगी। आप क्या इससे इत्तफाक करते हैं? पहले तो ये अगर करते हैं तो कैसे होगा, इसके लिए बुनियादी जो लाइन्स हैं वो क्या ड्रॉ करनी है हुकूमत को? असल देखें, जो गवर्नमेंट के और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्रिटिक्स हैं, सख्त तनकीद करने वाले हैं, वो तो बहुत से हवालों से तनकीद करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है कि उनका फोकस क्या है, उन्हें अपने प्रायोरिटीज़ का नहीं पता, उन्होंने गुड गवर्नेंस किया, उन्होंने तर्ज हुक्मरानी जो थी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन सारी बातें शायद किसी हद तक कोई एग्री करेगा, डिसएग्री करेगा। एक चीज़ असद आप देख लें कि जो आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले और बहुत अरसे से इमरान खान साहब की जहाँ तकरीर होती थी, सबसे अहम बात वो ये करते थे कि पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी, गुड गवर्नेंस देने की ज़रूरत है, गवर्नेंस है ही नहीं है, हर जगह ये कहते थे। लिहाजा अब अगर उस पैराए में देखें तो 15-16 माह में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ आपको इसलिए नज़र नहीं आती कि एक तो यह है कि टीम नहीं है जो सब लोग कहते हैं, दूसरा ये कि चीज़ों का फोकस नहीं है, तीसरा कहते हैं कि जी वो जो लोग राइट लेफ़्ट से आए हैं, जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, शायद उनका फोकस कुछ ठीक नहीं है, वो जो उनके एलाइज़ हैं उनका जिस तरीके से वो मफादात की सियासत करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उससे भी परेशान रहते हैं। आप देख लें कि इस हद तक आलम यह है कि वो अब बहुत सारी बातें असद कैबिनेट में करते ही नहीं हैं, इसलिए कि एलाइज़ बैठे होते हैं, MQM वाले किसी और तरह सोचते हैं, PMLQ है, बाकी लोग हैं, DD है, उनका सारों का नुक्ता नज़र कुछ और है, वो बैठे हुए हैं। अब देख लें इस आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वनरेबल हुई है हुकूमत, वो अब मुनीस लाई साहब भी वज़ीर बन जाएंगे। MQM वालों का आज फिर एक सख्त बयान आया है, वो भी लगता है कुछ ना कुछ ले के आगे जाएंगे। तो सवाल तो ये है कि भी क्या वजह है
कि आप हमेशा कहते थे हमारी टीम तैयार है, नवाज शरीफ साहब भी यही कहा करते थे और इन्होंने भी यही कहा था कि जी हर शोबा ज़िंदगी में हमने तैयारी कर रखी है, हमारी टास्क फोर्स तैयार बैठी है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे गुड गवर्नेंस हो, चाहे जो स्टेट सेक्टर बिगड़ गया हमारा, उसका जवाब तो ये आया था कि जो हमारे पास सरकारी आदाद शुमार मौजूद थे हमने उसके लिहाज से तैयारी कर रखी थी, लेकिन हुकूमत में आके पता चला कि वो आदाद शुमार ही ठीक नहीं थे, सूरत हाल उससे कहीं ज्यादा खराब थी, तो उसके लिए जाहिर है तैयारी धरी की धरी रह गई। ये तो एक जवाब मौजूद है ना हुकूमत के पास। सर नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं असद, एक चीज़ के अलावा जिसका शायद आपको भी और मुझे भी नहीं पता था, बाकी सब चीज़ों का पता था इन्हें कि हमारी इकोनॉमी किधर खड़ी है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी, स्टैटिस्टिक्स डिवीजन की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF की रिपोर्ट थी, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी। एक चीज़ जिसका हमें भी बाद में पता चला था वो ये था कि $18 बिलियन के जो लोन जो लिए थे इसहाक डार साहब ने, वो किस तरीके से लिए थे, सॉवरन गारंटी करके उन्होंने मुख्तलिफ अदारों के नाम पे लिए थे जो बजट बुक्स में कभी रिफ्लेक्ट नहीं हुए। यही वजह है कि जब ये आए तो उनको पता चला कि हमारा जो एक्सटर्नल लोन है वो तकरीबन जो 65 बिलियन है, जब इनको पता चला कि वो 18 बिलियन डालें तो वो जनाब कहाँ से कहाँ चला गया, इसका नहीं पता था इन्हें। जी। बाकी सब चीज़ों का पता था कि जी मामलात किधर जा रहे हैं, इकोनॉमी किधर जा रही है और किस तरीके से चीज़ें ठीक होंगी। ये नहीं है, देखिए असल सवाल इस वक्त यह है कि 15 महीने के बाद, 16 माह के बाद अब लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई ये लेम एक्सक्यूज़ हैं आपके, जी आपको चीज़ों का नहीं पता था। अब कब तक आप ये कहते रहेंगे जी ये पुराने पीपल्स पार्टी PMLN ने बेड़ा गर्क किया था। मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, इसहाक डार साहब यही कहते थे हमें विरसे में ये इतना गलत मिला है, हमें इतने लोन छोड़ के गए हैं कि हम पुराने लोन उतारने के लिए, कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे ले रहे हैं। यही बात आप देख रहे हैं, इमरान खान साहब उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी जो PMLN कर्जे छोड़ के गई है इतने ज़्यादा, वो उनको उतारने के लिए हम कर्जे ले रहे हैं। भाई देखें यार, जब गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का पता होता है, पता होना चाहिए। चलें आप मान लिया, बिल्कुल सही है, लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट जो मेरे सामने पड़ी हुई है वो ये है कि वो लोग पूछते हैं आगे आपने क्या किया। एहतशाम साहब, हुकूमत ने 6 माह में बैंकों से 11 खरब रुपए के कर्जे लिए हैं और ये 55% इजाफा है। मसला ये है कि चलें ये सब चीज़ें सही हैं, हुकूमत कर रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है और होप्स दिला रही है कि हो जाएगा, मगर कैसे होगा। शौकत यूसुफजई साहब की तरफ मैं पहले चला जाता हूँ और बाकी मेहमानों के पास आता हूँ। शौकत साहब, ये मैं वन बाय वन ज़रा चीज़ें, एक तो आपने, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि मैट्रिक पास शख्स को वजीर क्यों लगाया, आप इसका जवाब दे चुके हैं, इससे ये रेपिटेशन होगी। आपने कहा कि काबिलियत की बुनियाद पर लगाया जाता है, तालीम की बुनियाद पर या डिग्रीज की बुनियाद पर नहीं होता। बिल्कुल ठीक, मैं इत्तफाक करता हूँ आपसे। अब मैं अगला सवाल आपसे कर लेता हूँ कि वो काबिलियत क्या थी जिसकी बुनियाद पर आपने, जिसको देखते हुए, अब जाहिर उनका माजी की कुछ मिसालें होंगी ना, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ सक्सेस स्टोरीज होंगी जिसकी बुनियाद पर आपने उनको वजीर लगाया, क्या आप वो शेयर करना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो इसका जो फैसला हुआ है ना कैबिनेट का तब्दीली का, इसमें आप यकीन करें मुझे उसका ना तो मुझे मेरे सामने हुआ, ना मुझे इसमें कोई एतमाद में लिया गया, ना मुझे, लेकिन वो जो तो आप इख्तिलाफ करते हैं? मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, लिहाजा मुझे अपने पार्टी का नहीं, मैं इख्तिलाफ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको, हमारे पास है गुंजाइश है और लोगों की भी है, और वो खुद भी कह रहे हैं कि जी अगर मुझे कोई और महकमा दे दिया जाए तो कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन असल चीज़ क्या है मैं आपको बताऊं, जब आप कोई किसी भी मैच में आप उतरते हैं ना, जो टीम का कैप्टन होता है वो जब प्लेयर्स को बदलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी, उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो प्लेयर नालायक है और वो प्लेयर जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकता है, अगले दिन वो फिर उधर आता है। तो ये जो एक तजुर्बा होता है गवर्नमेंट चलाने का, ये इसमें चूंकि आपकी जो जमहूरियत है इसमें किसी MPA पे पाबंदी नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, जब आते हैं आप, तो फिर आपकी जो तजुर्बा होता है वो काउंट होता है। अब ये जो इससे पहले अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों पे चले जाए, ये जो आप कह रहे हैं या जो लोग समझ रहे हैं कि जी MA होना चाहिए, डिग्री होल्डर, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, मैं इससे ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका जो तजुर्बा होता है, जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ, हेल्थ मिनिस्टर। अब बहुत सारे हेल्थ मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते। मैं भी रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर, शाहराम साहब अभी भी हैं वो हेल्थ, लेकिन वो बेहतर तौर पे चला सके और चला रहे हैं।
तो ये जो होता है ना, कुछ चीज होती है, तजुर्बा होता है आप इदारे को चलाने का। मैं ये तो पूछ रहा हूँ ना इस आपके साथ 7 साल से नहीं, मगर महकमे तालीम को चलाने सर कुछ चीजें तो ऑप्टिक्स के एतबार से भी डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है कि एक शख्स वजीर तालीम लगाया जा रहा है और वो मैट्रिक पास है। मतलब ये तो खुद भी एतराक होगा ना कि आपको ये सवाल उठेगा, आपकी हुकूमत से पूछा जाएगा। और फिर ये अकबर अयूब खान साहब के अलावा एक इकबाल वजीर साहब हैं, सूबाई वजीर बराए आबाद करी, वो भी मैट्रिक पास है, तो 2 हो गए वजीर आपके कैबिनेट में। तो ये तो आपके ज़हन में होगा ना कि जब आप इनको वजीर लगा रहे हैं तो सवाल ये पैदा होगा कि वजीर के तालीम के महकमे में क्या इंकलाब बर्पा कर सकते हैं, तालीम के महकमे में रिफॉर्म्स लाने के इनके पास क्या तजर्बा है। ये तो सवाल, इस पर तो बहस हुई होगी ना सर। देखिए मेरे ख्याल से मैं इसको ज़्यादा डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि जी मैं कहता हूँ कि नहीं खामखा मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन मैं आपको अगेन ये कहूँगा कि देखिए जो भी पॉलिसी बनती है ना, वो एक कैबिनेट डिसीजन होता है और फिर पार्टी की जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी कोई मिनिस्टर बहुत मुश्किल से ही बनाता है। पॉलिसी होती है पार्टी की, और जो कैबिनेट कलेक्टिव डिसीजन होता है वो कैबिनेट के अंदर आता है, बाकायदा डिस्कस होती है चीज़ों को, वो एक निगरान के तौर पे काम करता है ये इसमें। और जो काम होता है वो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट ही करते हैं, ऊपर से निगरानी जो है वो मिनिस्टर की होती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी ये बिल्कुल मैट्रिक पास है, कुछ नहीं समझता है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। क्या वाकई गुड गवर्नेंस हुकूमत का मसला है, और इस मसले से निपटने के लिए जो बुनियादी चीज़ है, क्या कहीं पर कोई मिसिंग है, हुकूमत उसको फॉलो नहीं कर पा रही जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो आज शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का 92 बर्थडे है। तमाम जमहूरियत पसंदों को मैं जो हूँ यही पैगाम दूंगी कि कभी आमरीत से घबराना नहीं है। और दूसरी बात जो है वो यही है कि देखिए हुकूमत का मसला यह है कि एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, दूसरी बात यह कि उनमें आपस में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैबिनेट का इजलास भी हो तो लोगों के मोबाइल बाहर रखे होते हैं। तो जो पहले बात की गई कि वो उसमें हर तरह के लोग हैं जो हर तरीके से अपनी बात को लेते हैं और बात बाहर आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत जिन बुनियाद पर आई थी, जो मुख्तलिफ नैरेटिव्स लेकर आई थी, वो अपनी उनकी जब बात को कहा जाता है कि ये कह रहे हैं तो उनके क्लिप्स दिखाए जाते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत क्या कर सकती है। मसलन हुकूमत कहती थी कि हम महंगाई नहीं करेंगे, और जो वज़ीर आज़म महंगाई और करे, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दे, वो चोर होता है। तो अब मुझे आप बताएं कैसे बात आगे चलेगी। मैं सिर्फ इतनी सी पढ़ लेती हूँ। एक तो ये कि इन्होंने 500 दिनों में 1,500 अरब रुपए कर्जा लिया है। दूसरी बात यह है कि जैसे दाल है उसकी कीमत 70 रुपए थी, क्योंकि मैं एक खातून भी हूँ। महंगाई इतनी हो गई है कि आप कर क्या सकते हैं, अवाम क्या कर सकती है, अवाम इनसे खुश नहीं है, गवर्नेंस क्या करेंगे। ये दाल फी किलो 70 रुपए से 270 रुपए, लाल मिर्च 180 से 480, चीनी 50 से अभी 90 भी हो गई थी, 80 भी हो रही है, घी 140 से 220, गुड़ 40 रुपए से बढ़ के 140, चावल बासमती 90 से बढ़कर 160, और हर हफ्ते जो कीमतें खुल रही हैं उसमें हर चीज में इजाफा है। नए साल जो है वो लोग खुशी नहीं मना सके। रात को पेट्रोल बम और पेट्रोलियम मसनूयात जो हैं प्रोडक्ट्स, उनकी कीमत में इजाफा, आटे पे 50 किलो पे 20 रुपए का इजाफा। मतलब ये कि आप कहाँ फिर बात करेंगे, आप लोगों से आंखें कैसे मिलाएंगे, कैसे अवाम में जाएंगे। तो इनके अपने लोग बहुत परेशान हैं और वो कहते हैं कि ये वो सुबह नहीं है जिसका हमने ख्वाब देखा था। सही है, बिल्कुल सही। लेकिन मसला ये है नियाजी साहब कि वो अपोजिशन जिसने इन इश्यूज़ पर हुकूमत को लताड़ना था, या उसके खिलाफ एहतजाज करने थे, या मार्च करने थे, या बड़े बड़े जलसे करने थे, वो अपोजिशन तो खामोश होकर बैठ गई। PMLN मुकम्मल खामोश है, मुख्तलिफ जो दीगर सियासी पार्टीज़ हैं वो खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब गायब हैं, मरीम साहबा बिल्कुल खामोश हैं। तो ये हुकूमत को कौन सुधारेगा, या अपोजिशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इस मौके पर अपोजिशन इतनी खामोश या गुम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जी जो मौजूद हुकूमत है वो अपनी पोजीशन खुद ही है। आपने देखा होगा कि
जब भी कोई टीवी प्रोग्राम होते हैं तो जब खान साहब की कोई स्टेटमेंट आती है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो मैं मीडिया के बड़ा शुक्रगुजार है कि उनको पुरानी बातें और पुराने क्लिप्स दिखा देते हैं। तो हमारे तो अपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया माशाल्लाह, हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि वो रोल अदा कर रहा है, और जहाँ रोल अदा करना होता है पोजीशन, वो रोल अदा कर रही है। आप इसलिए कह रहे हैं कि आप अपोजिशन में हैं, आप हुकूमत में थे तो आप इसी मीडिया को बुरा समझते थे, और आज हुकूमत है, जब ये अपोजिशन में थी तो मीडिया की तारीफ करती है कि आज ये मीडिया को बुरा करती है। तो ये बहरहाल शुक्रिया आपका, आपने मीडिया की तारीफ। हमने कभी हम देखो जी नहीं मीडिया, हमने मीडिया को कभी बुरा भला नहीं कहा, हमने शिकवा जरूर किया होगा, लेकिन बात आती है हुकूमत की, गवर्नेंस का आपके सही ये आपने किया। और फिर ये आप जो मेरे एहतशाम भाई कह रहे थे कि जी हमें तो जो फिगर का सही पता नहीं था, इसलिए तो हम जो हमारे पास जो फिगर थी उसके मुताबिक तो हमने काम भर किया हुआ था। अब बात यह है कि आजकल डिजिटल दौर है। आज मैं एक स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाऊँ, मुझे पता होगा कि पाकिस्तान के ज़रिए मुबादले के ज़खायर कितने हैं, पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया है, कितना अभी लेना है, कितना हमने सूद देना है। वजारत खजाने की वेबसाइट पर जाएं, मुझे पता होगा कि PTSP कितना खर्च होगा, कितना होना है। तो ये तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, इनको सब चीज़ का पता होना चाहिए था। अगर नहीं किया इन्होंने तो इनकी नालायकी थी। हमने 126 मुल्कों से जो है वो एक मुआहदा कर लिया है कि अभी ऐसे और अपना डाटा एक्सचेंज करेंगे, और नवाज शरीफ साहब कितने पढ़े हैं, उनके बेटे कितने पढ़े हैं, जरदारी कितने पढ़े हैं कि अभी पैसे इतने आ जाएंगे, हमारी सारी मुश्किल ठीक हो जाएगी। 2 साल में 100 अरब हम IMF के मुंह पे मारेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो ये मतलब इनको होमवर्क इनका है नहीं, और ये इनको हुकूमत करना आता नहीं है। नित्य नलायक और हुकूमत को तो हुकूमत करना नहीं आता, लेकिन ऑपोजिशन को भी तो ऑपोजिशन करना नहीं आ रहा ना। सवाल मेरा ये था बुनियादी कि ऑपोजिशन भी तो ऑपोजिशन नहीं कर रही ना। जी देखो, अपोजिशन क्या करें, सड़कों पे नहीं, अपोजिशन हम असम्बली में कर रहे हैं, हम बाहर कर रहे हैं। हम एक तो ये हम ये भी नहीं चाहते, हम अमरीयत जितनी भी अमरीयत तो अच्छी नहीं होती। ऑपोजिशन सर, ऑपोजिशन चलाना चाहते हैं और नुकसान पहुंचाना तो नहीं है सब। ऑपोजिशन का मतलब तो ऑपोजिशन करना है ना, उसका एक जमहूरी निजाम में उसका एक रोल है। जमहूरी निज़ाम में हम उस पर पॉजिटिव तनकीद कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊंगा कि जमहूरी निज़ाम चल रहा है तो उसमें अगर अपोजिशन की जो मेन पार्टीज हैं उसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, और बल्कि यही कहूँगा, और बाकी पार्टी जो ये जिम्मेदार पोजीशन कर रही हैं उन्हीं की वजह से ये सिस्टम चल रहा है। अगर वो इस तरह बिहेव करे जिस तरह हुकूमत करे तो शायद ये सिस्टम ज्यादा चल ही ना सके। राइट सर, मैं इस पर शैला साहब भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं, लेकिन मैं एक मुख्तसर सा अगर ब्रेक ले लूँ, जगह मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ, शैला साहब कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, बाकी मेहमानों के पास आता हूँ। एक मुख्तसर ब्रेक लेकर वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। पहले शहरा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, कर लीजिए, फिर मैं जाता हूँ आगे दूसरे मेहमानों के पास। अच्छा देखिए, जहाँ तक थप्पड़ वप्पड़ मारने की बात है, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, और ये नहीं होना चाहिए। इंसान में बर्दाश्त होनी चाहिए, जितनी बड़ी पोस्ट होती है उससे बड़ी बर्दाश्त होती है। बहुत सारी बातें हैं जो हम ट्विटर पे भी बर्दाश्त करते हैं और टीवी पे भी बर्दाश्त करते हैं, अपने कायदीन के लिए भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन और कायदीन भी बर्दाश्त करते रहे। हमारे यहाँ इन बातों को पामाल किया गया कि अगर एक खातून की मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर था तो ये नहीं सोचा गया कि हम जिस शख्स को बुरा कह रहे हैं उस चक्कर में हम एक खातून को भी बुरा कह रहे हैं जो हमारी दीनी और हमारे माशरे की नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और आज भी अगर कोई एक खातून के साथ मसाइल सामने आ रहे हैं, एक तो मुझे डर है कि वो एक और पुरानी खातून की तरह मकतूल ना हो जाए। दूसरे ये है कि आप अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो रखें, वो अपनी जगह चलती रहेंगी, क्योंकि पूरी सोसाइटी में हर एक के वीक पॉइंट्स होते हैं और आजकल एहतियात करनी चाहिए। मुख्तलिफ कैमरास चल रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, वजीरे सेहत का डॉक्टर होना कहीं जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, किसने कहा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम एक बात को देखना चाहिए कि हम जिन मुमालिक की मिसाल दे रहे हैं वहां पे कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, वहां पे कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज पे कितनी अहमियत है, वो हमसे कितने आगे हैं कि किसी एक आध जगह वो ये चीज
कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मसला यह है कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ अरसे जमहूरी हुकूमतें बड़ी फ्रेजाइल रहीं, तो हमारे मुल्क के सारे महकमे मुख्तलिफ सूबों में सफ़र कर रहे हैं। हमें उन पे जहाँ हमें बहुत बेहतरी लानी चाहिए, हमें वहाँ बेहतर अच्छे लोग लाने चाहिए। कहीं गलती हो गई उसका दिफा नहीं करें प्लीज़, मैं हमेशा यही कहती हूँ। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, हम टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं अपनी सेक्रेटरीज से, अगर हम उनसे सब समझने ही बैठ जाएंगे तो क्या होगा। तो ये मैं कहना चाह रही थी कि हमें इन बातों पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमें आगे जाना है। सही तो है। मैं तो दरखास्त यही करूंगी, मैं इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही हूँ कि पहले भी जो एक रिपोर्ट आई थी केपी की कि इतने बच्चे हैं ही नहीं, इतना ये है ही नहीं, इतना ये है नहीं, उसको देखते हुए आप ये देखें कि हम इतनी पीछे खड़े हैं कि उस वक्त का मास्टर्स भी इसको बेहतर ही कर रहा होगा। मैं बिल्कुल उनकी नीयत पे शक नहीं करूंगी, ये भी बेहतर करना चाहेंगे, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मसला ये है कि शौकत साहब आपको दूसरे लोगों को जो है वो डिफेंड करना पड़ रहा है शो में। अब एक वाकया अब जिसका जिक्र भी हुआ, मैं ज़ाती तौर पर तो हमेशा इन चीज़ों को इग्नोर करता रहा हूँ। हरीम शाह का क्या मामला है, किसी वज़ीर के साथ क्या मामला है, ये उनका ज़ाती मामला भी हो सकता है, इसलिए हम उसमें पढ़ते नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला ज़ाती सतह से बढ़कर हुकूमत के ऊपर आ रहा है, उंगलियाँ हुकूमत की तरफ उठ रही हैं, उसकी काबीना के लोगों की तरफ उठ रही हैं, हुकूमत की साख खतरे में है। तो इस पर हुकूमत फ़िक्रमंद है। और आज तो यानी फवाद चौधरी साहब ने उन पर एक इल्ज़ाम लगा, बावजूद इसके कि FIA मौजूद है, बावजूद इसके कि साइबर क्राइम विंग मौजूद है, बावजूद इसके कि उनके पास मुख्तलिफ फोरम्स थे जहाँ पर वो जो है वो मुबश्शिर लुकमान साहब के ख़िलाफ़ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी मरतबा आज एक एंकर पर हमला किया और उसको थप्पड़ मार दिया। तो ये शायद इतना बड़ा मसला बन गया है कि हुकूमत इससे कंसर्न्ड है, इसको हुकूमत नज़रअंदाज नहीं कर रही है, कम से कम वज़रा नज़रअंदाज नहीं कर रहे इस मामले को। देखो, मैं तो कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मैं खुद साफ़ी रहा हूँ और साफ़ियों का काम है कि वो क्वेश्चन करे, और अगर कोई उनको गलत लगे या ठीक लगे, लेकिन आवाम के लिए वो पूछते हैं, अपने ज़ात के लिए नहीं पूछते हैं। वो लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। तो मैं इसलिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, हमारे अगर आप सिर्फ ये पॉइंट पकड़ के कि चूँकि वो मैट्रिकुलेट है और वो तालीम के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बात मैं इस पे थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ कि उनके अंदर अपनी एक सलाहियत है। जो टीम कैप्टन होता है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसे प्लेयर को रखें जो कल उसके लिए मुसीबत बने या वो डिलीवर ना कर सके। ये जो इतने तनकीद आई ना, शायद हो सके उसको चेंज भी कर दे, वो किसी और को ले आए, MA पास को ले आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि MA पास जो उसके अंदर इतनी सलाहियत हो। मतलब इसमें से तनकीद से घबराकर चेंज करना भी वैसे शौकत साहब गलत है। यानी अगर वो परफॉर्म ना करें तो तब्दील होना चाहिए। अगर आपको यकीन है कि वो परफॉर्म करेंगे तो फिर तनकीद से घबराकर उनको तब्दील नहीं करना चाहिए, फिर उनको परफॉर्म करने देना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर सपोज तनकीद आ जाए, चेंज हो, क्योंकि मेरी तो कोई बात नहीं हुई अभी तक CM साहब के साथ कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मैं वैसे अपनी तरफ से कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि एक बंदा है, उसने बहरहाल आपको पता है कि हमारा सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, और ये बड़ा हाई फाई लेवल का, वहां से मैट्रिक किया है और 12वीं तक गए हैं। लेकिन 12वीं में इन्होंने छोड़ के ये अपने कनाडा शिफ्ट हुए, वहां पे उन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, वहां से फिर आए। लेकिन ये कि कॉलेज लेवल तक गए हैं, कॉलेज लेवल तक पढ़ा है, इंटरमीडिएट तक यहाँ पे है, क्योंकि हायर एजुकेशन तो अलग ही है। तो उस निज़ाम को, उससे बाहर जहाँ तक पढ़े हैं उसको तो वो समझते हैं और ठीक ठाक समझते हैं। और तो इसलिए मैंने ये अर्ज किया था कि उनका अपना एक तजुर्बा भी है इदारों को चलाना, क्योंकि 7 साल तक तो एक बहुत बड़े महकमे को चला रहे हैं ना। तो वो कोई इंजीनियर तो नहीं थे, लेकिन वो महकमे को चला रहे थे। आप देखें कि इंजीनियर, डॉक्टर ना होने के बावजूद अगर कोई मिनिस्ट्रियां चला सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं होता। एक माहिर कानून जो है या कानून या वकील है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है। माहौलियात का वजीर माहौलियात का एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ आपकी बात। छोड़ा जाए, लेकिन अगर वो आपकी बात दुरुस्त है, अगर वो परफॉर्म ना करे, बिल्कुल तनकीद की जाए। और यहाँ के लोगों का सही है। एहतशाम साहब, आप इस नाजुक और एडमिट करता हूँ कि हमें भी बहुत सारे इस नाजुक और हसास मसले पर कुछ कहना चाहेंगे एहतशाम साहब आप? देखिए, मुझे जिस अंदाज से शौकत यूसुफजई साहब इसको डिफेंड कर रहे हैं, पहली बात को भी, मैट्रिक पास को भी, इसको भी,
तो ये ऐसे ही डिफेंड कर रहे हैं कि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो और अपने लीडर को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि बहुत पहले ही इस मेरा ख्याल है हुकूमत को सीरियसली लेना चाहिए था और इसको डिसओन करना चाहिए था, और डिसओन नहीं किया तो रिजल्टेंटली आपने देखा कि किस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं। अब मसला इस वक्त ये है शौकत साहब कि आपकी पार्टी पे इतने ज़्यादा इतना क्रिटिसिज्म हुआ है, अब लगता है कि आप अब कहते हैं आदत हो गई, जिसने और दो बातें करनी है कह दे। और फिर ये है कि जिस तरीके से हरीम शाह के मसले पे शौकत साहब बात कर रहे हैं ना कि आदमी को कभी ट्रैप नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इन्होंने वही बात की जो जोश मलियाबादी कहा करते थे कि जो पकड़ा जाए उसको जूते लगने ही चाहिए। इसका मतलब पकड़े ना जाए तो सब अच्छा की रिपोर्ट मिलेगी। देखिए सवाल ये असल इस वक्त यह है कि हुकूमत के लिए जो इस वक्त मुश्किल है ना वो तर्ज हुक्मरानी है और कारकर्दगी है। अब देखने लोग कहते हैं कि इतनी बावजूद इतने हुकूमत के ऊपर मसाइल थे कि महंगाई भी है, उसके बाद जिस तरीके से कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी देख लें, कोई गवर्नमेंट का शोबा देख लें, नहीं चल पा रहा। कोई और अपोजिशन होती तो अब तक ये फारिग हो चुके होते। अब ये अपोजिशन भी हमारी ऐसी है कि अब जिस तरह बादले ना खास तो अपोजिशन करती है, वो भी असद आपको अच्छी तरह से पता है। अब जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में फिजा तब्दील हुई है, आप देख लें PMLN और पीपल्स पार्टी सपोर्ट करने के लिए तैयार है PTI से ज़्यादा, और PTI को भी 15 माह के बाद समझ आइए। नियाज़ी साहब ये कह रहे हैं, सेनेटर साहब ये कह रहे हैं कि हम इसलिए सख्त अपोजिशन नहीं कर रहे कि हम जमहूरी निज़ाम को चलता देना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये अपोजिशन सख्त होती तो ये हुकूमत बड़ी मुश्किल में पड़ जाती। देखें बात यह है कि जिस तरीके से ओपोजिशन की 2 बंदों ने की है, डट के की थी। फजल रहमान साहब आए थे, आके चले गए, अब लगता है ठंडे हो गए। जो उनको यकीन दहानियाँ करवाई थी कौन सी है वो किसी को नहीं पता, या फिर जमात इस्लामी के जो हैं सराजुल हक साहब क्या मजबूरियाँ सर, अगर आप समझते हैं अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर रही एहतशाम साहब, तो आपके ख्याल में क्या मजबूरियाँ हैं इस वक्त अपोजिशन की कि वो खामोश हो गई? मतलब हुकूमत की कमजोरियों पर उस तरह से आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। सी बात है असद, देखें हमारे मुल्क में आप हमेशा से ये देख लें कि जब अपोजिशन कोई होती है तो उस पर मुश्किलात एकदम से आती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ द डे आप देख लें 90s की दहाई में क्या होता रहा। पीपल्स पार्टी PMLN एक दूसरे के खिलाफ स्कोर सेटल करते रहे, केसेस बनवाते रहे, नैब को यूज़ करते रहे। अब आके कह रहे हैं कि जी नैब का लॉ तब्दील होना चाहिए, तब्दील होने जा रहा है, तो वो कहते हैं कि जी जिस तरीके से हो रहा है उस तरह नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि अब इस वक्त अपने तौर पे या किसी के कहने पे इकट्ठे हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी, पीपल्स पार्टी PMLN भी, तो चलें ठीक है। असल तो मसला इस वक्त हुकूमत के लिए है ना, दो बड़ी पार्टियां जो है ना वो तो अपोजिशन करती रहेंगी। मुझे याद आ रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए थे असद, तो वो उस वक्त जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक लंच दिया था, मैं भी इत्तफाक से मौजूद था। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आज 4 साल तक हम आपके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, 4 साल के बाद हम आपसे बात करेंगे। तो मतलब 2 ट्रांजिशन तो ये मानना पड़ेगा कि बड़ी पीसफुल तरीके से हुई हैं। 2008 से लेके और फिर 2018 तक जो मामला पहुँचा है उसमें अब थोड़ा सा आके मुश्किलात पैदा हो रही हैं PTI की गवर्नमेंट के लिए। PTI का मसला ये है, बड़ा वाज़े तौर पे मैं कहूँगा असद के, जिस तरीके से उनको कहा जाता है कि आप इश्यूज़ को सेटल करना चाहिए, वो नहीं हो रहे। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप देख लें कॉमर्स मिनिस्टर जो है ना वो अनइलेक्टेड आदमी है, 6 वजारतें उनको एडिशनल दी हुई हैं। इसी तरह से बाहर से लोग आए हुए हैं, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं कैसे ठीक होंगी। 2 दफ़ा टीम भी आपने माशी टीम भी चेंज की है। असल सवाल यह है कि भाई इदराक कब होगा चीज़ों का। अब देखें ना अपोजिशन भी ढीली डाली है, इतना सख्त लिखा जा रहा है। अब आपका मेरा काम तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स तो नहीं हम कर रहे, हमारा काम तो है कि जो जायज़ बात है उसको अच्छा कहें, जो नहीं हो रहा उसको हम कहें गलत है। अब ये चाहती है हुकूमत के जनाब जिस तरह पहले सपोर्ट करते थे अपोजिशन के दिनों में वैसे ही सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होगा। देखना पीपल्स पार्टी के दिनों में आपको याद होगा, चला बीबी आपको अच्छी तरह याद होगा, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, इनको हिलने नहीं दिया, 5 साल तक हुकूमत नहीं करने दी। लेकिन आफरीन है जरदारी साहब पे मानना पड़ेगा, उन्होंने कभी आके कोई बयानबाजी नहीं की। लेकिन आए दिन जिस तरीके से उनके वजीर अदालतों में जाते थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जाया करते थे, उन्होंने कोई दिन ऐसा नहीं था जब इनको चलने दिया हो। इनके लिए तो वो परेशानी आई नहीं, पहली मरतबा ये परेशानी आई। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अब ये बैठ के सोचेंगे कब तक ये पुरानी बातों में जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये बड़ी खुशकिस्मत है इसको इस वक्त अपोजिशन भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, या वो सख्त अपोजिशन मौजूद नहीं है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी एक बेहतरीन जो है वो उसकी भी माजी में शायद कम मिसाल मिलती होगी जितना अच्छी नहज पर इस वक्त मौजूद है। हुकूमत को सिर्फ एक मसला है और वो ये है कि उसको परफॉर्म करना है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। क्या ये रास्ता
ऑपोजिशन तजवीज़ कर सकती है, रास्ता हुकूमत को खुद तलाश करना है, कैसे तलाश करना है, कैसे परफॉर्मेंस होगी, कैसे गुड गवर्नेंस होगी, कैसे वो तमाम मसाइल जिनका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, इसके लिए तजावीज़ क्या हैं? एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। न्याय साहब, ये आप अभी हम 3-4 महीने पहले सुन रहे थे कि ये इलेक्शन का साल है 2020 और इलेक्शन होने वाले हैं। मौलाना फजल रहमान भी कह रहे थे, पीपल्स पार्टी भी कह रही थी, आप भी कह रहे थे कि हुकूमत को घर जाना होगा और हुकूमत को घर भेजे बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन 2-3 महीने में हालात कुछ बदल गए हैं। अब आप इस मौक़िफ़ पर कायम हैं या आप समझते हैं कि नहीं 2020 में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? क्योंकि अभी आपने खुद भी कहा कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत चले, उसका तसलसल हो, सिस्टम चलना चाहिए। तो अब ये 2020 में ये मुतालबा तो नहीं रहेगा ना? मैं इसलिए सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर ये नहीं है तो फिर ज़रा फोकस किया जा सकता है कि अपोजिशन कैसे सपोर्ट करे हुकूमत को परफॉर्म करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। एक तो असद साहब शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, मैं समझ शायद मुझे आप भूल ही गए। तो नहीं आप क्यों भूलेंगे सर? बात यह है कि जी असल में बात यह है कि इसमें तो अपोजिशन जो है वो इस बात पे मुतफिक है कि नए इलेक्शन होने चाहिए और ये मैंडेट जो है उसको मैंडेट अवामी मैंडेट नहीं है, इनको मैंडेट दिलाया गया है। इस पे तो तमाम वज़ीर इत्तेफाक है। अब यह है कि नए इलेक्शन में भी कोई है, काफ़ी सारी रुकावटें हैं। हल्का बंदियों का मसला है, सेंसस का मसला है, नई हल्का बंदियों की इलेक्शन इत्फाक में होनी है और उसके बगैर ये इलेक्शन नहीं हो सकते। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक सेटअप आ जाए विद इन द जो मतलब असम्बली, जमहूरी तरीके से तब्दीली लाई जाए और फिर इलेक्शन इन्फॉर्म करे और उस पर जो सेंसस की जो इस पे जो कुछ MQM और पीपल्स पार्टी को जो कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको ठीक करके नई हल्काबंदियां करके और फिर नई वोटर लिस्टें बने और फिर ऐसा एक इलेक्शन तरीके से हो जिस पे तमाम पार्टियों का इत्तेफाक हो, तरीक़ाकार पे जो है उस पर तय कर लिया जाए। ताकि क्योंकि हम चाहते हैं जिस तरह पे 18 में जो इलेक्शन हुए तो वो इस पर कोई मुतमईन नहीं है। हम चाहते हैं कि नया जो इलेक्शन हो, नया इलेक्शन हो, उस पर सारी तमाम पार्टी की अपोजिशन, चाहे अपोजिशन में चाहे गवर्नमेंट में सब इत्तेफाक हो। और बदकिस्मती से हम नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस काबिल है कि जी इलेक्शन इन्फॉर्म कर सके। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अभी तक वो नहीं कर सकी। तो नहीं तो कौन इलेक्शन रिफॉर्म्स कौन करेगा सर? अभी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, फिर इलेक्शन हो, फिर ये कौन करेगा इलेक्शन रिफॉर्म्स? हम चाहते हैं कि मौजूद है इसको इस मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए और नए वज़ीर-ए-आज़म इसी ऐवान से चुना जाए और जिसपे तमाम पार्टियों का इत्तेफाक हो और वो फिर तमाम सिस्टम को आगे लेके चले। तो उसके इलेक्शन होने से पहले, और मैं वसूख से कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में इलेक्शन जरूर होंगे। ये इलेक्शन का साल है, इसके बगैर हमारा मुल्क चल नहीं सकता। अब देखो मुईशत का क्या बुरा हाल है। चले एक साल के लिए तो कम से कम डाल दिया आपने इलेक्शन, नाम नहीं आ रहा जो रेटिंग शैला साहबा ये बिलावल साहब के जो है उसने कहा सुनाए भी जा सकते हैं। एक बात जी मुकम्मल कर लें। एक बात कि जो वो एक जो बरतानवी कंपनी जो रेटिंग पर जो इकानमी की रेटिंग करते हैं उसने कहा है कि पाकिस्तान जो है इससे पहले उसी कंपनी उसने कहा था, रेटिंग कंपनी कहा था कि पाकिस्तान जो है अगले 2025 तक या 30 तक दुनिया की पहले 20 मीशतों में आ जाएगा। और कह रहे आप जैसी मीशत होगी अब तो पाकिस्तान इतने अरसे में 50वीं पोजीशन में चला जाएगा। तो ये चल रही है ना गवर्नेंस। हाँ जी, चलें मैं पहले इसका जवाब दे दें। वैसे शौकत यूसुफ साहब, फिर शैला साहब आप जरा तफसील से बात कर लीजिएगा। ये जो मैं शुरू में भी जिक्र कर रहा था कि 6 महीने में बैंकों से 11 खरब रुपए के कर्जे लिए गए और मुख्तलिफ जो आदाद शुमार हैं वो बता रहे हैं कि हुकूमत ने आखिरी 22 हफ्ते में 400 अरब रुपए का कर्जा लिया, जो कि 55% ज़्यादा है माजी के मुकाबले में। तो सर ये और फिर रोज़ाना जो हम देख रहे हैं गैस प्राइसेस बढ़ रही हैं, फिर हम देखते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हर चीज़, अभी शैला साहब ने तो पूरी आपको एक नरखनामा बता दिया अशिया खुरनोश का रोज़मर्रा के इस्तेमाल की। तो ये तो वाकई महंगाई तो हो रही है ना, और इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला भी ये है, इसको हल होता हुआ देख रहे हैं प्रैक्टिकली शौकत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप मेरे ख्याल से पहली बात है कि जो माशी इंडिकेटर्स हैं वो आप देख लें, वो उसमें काफ़ी बेहतरी आपको नज़र आएगी। आपके एक्सपोर्ट को देखें, आपके जो डॉलर का इस्तेकाम हो गया है, रुपये का इस्तेकाम हो गया है,
ये जो स्टेट बैंक से रोजाना कर्जे लिए जाते थे वो नहीं लिए जा रहे। जो रूटीन के कर्जे हैं जो वापस किए जाते हैं या फिर तो वो तो एक अलग इशू है। दूसरी बात है कि जो बड़े बड़े कर्जे की आप बात कर रहे हैं ना, स्टार्ट में जो हमने लिए थे वो कर्जे लिए गए थे इनकी जो इनों के जो कर्जे थे उस पे किस्त अदा करने के लिए, तो वो भी हमारे खाते में आ रहा है। लेकिन बहरहाल क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है, हम इस मईशत को ठीक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये जो अपोजिशन की बात आप कर रहे हैं ना कि क्यों, ये देखें, ये जब भी कोई तहरीक उठती है ना तो वो एक मॉरल सपोर्ट होती है अवाम की तरफ से, तब जाके कोई ना कोई तहरीक उठती है, तहरीक बनती है। ये जो अवामी तहरीकें नाकाम होती है उसके पीछे अवाम नहीं होती है। अब सारे पाकिस्तान को पता है कि 70 सालों में इन्होंने जिस मुल्क को कहाँ पे ले जाके छोड़ा था, सबको पता है मेरे ख्याल से। इसको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, फिर ये कहेंगे दोबारा रिपीट कर रहे हैं। टाइम खत्म नहीं है, टाइम अभी बहुत है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इनके अपने अंदर भी ये खुद भी इनके अंदर तहरीक नहीं उठ रही, क्योंकि हुकूमत का टाइम खत्म है। आज अगर महंगाई, एक साल का टाइम आपको मिल गया अपोजिशन की तरफ से। शौकत साहब ये देखें ना, ये पहले जनवरी 2020 में जा रही थी हुकूमत, अब जनवरी 2021 में जा रही है, तो एक साल का टाइम आपको मिल गया। इस पर तो आप खुश हो जाए ना, एक साल का टाइम अपोजिशन ने आपको दे दिया। सर ये कहीं नहीं जा रही, सर कहीं नहीं जा रही। 2023 में इलेक्शन होंगे, हमने फिर आना है इंशाल्लाह। इसलिए मुल्क देखिए आवाम को पता चल गया है, आवाम को पता चल गया है कि ये अपोजिशन जो है ये चाहेंगे कि मैं नहीं बोलूं। जी आराम से खा पी के मजे से बैठे आराम से। चले जरा बोले। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हुकूमत ने पूरी इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के बाद भी जो है अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। ये जमहूरियत के नाम पे पहली जमहूरी हुकूमत है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में ऑपोजिशन के लोग बंद हैं, ना औरतों की तमीज़ रही, ना कोर्ट ऑर्डर की कि हम इन पे अमल करना है। ये पहली हुकूमत है इस वक्त, क्योंकि हम ये समझे थे कि हम एक बेहतर उसमें जा रहे हैं। अब जो बात है वो ये है कि आपने कहा कि इलेक्शन, मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत के पास टाइम जो है इनको खुद नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम, इनका टाइम तो खत्म हो चुका है। ये हुकूमत एक दिन भी खड़ी ही नहीं हो सकी है, और जो सूरत हाल है इनके अपने लोग मुंह छुपा रहे हैं, अवाम में ये जा नहीं सकते। और जो ये बात एक चीज मैं बात कर लूं, ये 8 रुपए, जब 8 रुपए मुझे भी जाना है, मैंने नहीं रहना। 8 रुपए जब कीमत हुई थी नवाज शरीफ के जमाने में, तो इन्होंने बिजली के बिल जला दिए थे। आज 23 रुपए फी यूनिट है, आज 23 रुपए फी यूनिट। मुश्किलात से दो चार लोग वहां। और मैं ये समझती हूँ नहीं सब सही है, आप रहने दें। अब आपके यहाँ सवाल आ रहा है, परसों जो है लाहौर में 400 लोगों को कुत्तों ने काटा है। आप हमारी क्या बात कर रहे थे? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वाहिद हुकूमत है जिसने 3 महीने पहले 1122 की गंदुम खरीदी और आज 2200 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप अपनी आवाम को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं समझती हूँ कि इलेक्शन जो है वो जमहूरियत के तसलसल का काम है। अगर एक कमजोर हुकूमत जमहूरियत के नाम पे लाई गई है तो उसका सोल्यूशन है एक स्ट्रॉन्ग दूसरी जमहूरी हुकूमत। जी एहतशाम साहब। जी मैं देखे 2 चीजें कहूंगा, मेरे ख्याल में बड़ी जरूरी है सर बात करने की। देखे सबसे बड़ा मसला जो है जिसका इस हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। वो आज भी 2.5% से ज्यादा है, शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। और जो वसाइल हमारे थोड़े से हैं, आप दिन जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ती है वसाइल वो सारे खाए चले जाते हैं। अभी महंगाई का आलम असद यह है कि 12.5% महंगाई है, और जो पिछला हफ्ता गुजरा है, हफ्ते के और महीने के हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन देता है महंगाई के फिगर, पिछले हफ्ते 18.5% महंगाई थी। अब देखें 18.5% महंगाई का मतलब यह है कि जिस तरह भी शैला डिटेल बता रही थी, हर चीज़ आसमान पे चली गई है। अब देखें मसला कैसे ठीक होगा? मसला होगा जब आप प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट तो आप बिल्कुल आप देख लें, पब्लिक सेक्टर बिल्कुल फारिग होकर बैठा है। प्राइवेट सेक्टर में आप देख लें जॉब्स नहीं है। जॉब्स तब आएंगे कि जब आप इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री कब लगेगी? जब आप बिजली थोड़ी सस्ती देंगे, उसके बाद बाकी टैरिफ जो हैं गैस के वो सारे कम होंगे। मेरा ख्याल है अब इस हुकूमत को सोचना चाहिए कि भी 15 महीने के बाद जो महंगाई चली गई है, 25 लाख लोग बेरोजगार 1.5 साल में हुए हैं। तो इसमें बेसिक इम्कानात क्या है? शाम साहब पॉजिटिव इंडिकेटर्स देख रहे हैं आपके, चीजें बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं?
देखिए पॉजिटिव इंडिकेटर तो एक ही आया कि वो जो मानना पड़ेगा कि जैसे भी कहें, चाहे इनको कहते हैं जी कि वो उधार मांगने के लिए चले जाते हैं उठा के वो कासा, वो तो ये है कि वो तो इनकी गवर्नमेंट ने काम किया है कि वो डिफॉल्ट से हमें बचाया है। हाँ। लेकिन अब आगे वाली जो बात है ना, वो आगे वाली बात है कि आप अच्छी बात है कि नैब लॉ तब्दील होने के बाद ये जो शिकायत। शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब और सेनेटर गौस मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।